वेलकम आप सभी का भाई। और देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है आप लोगों का और बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रखी है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि तकरीबन ये 9 इयर्स का मैटर हो चुका है कि एक लंबे टाइम के बाद में राजस्थान के अंदर जो सेट एग्ज़ामिनेशन है वो हो रहा है। पहले इस एग्ज़ाम को जैसे सेट बोलते थे, आजकल राजस्थान के रेफरेंस के अंदर आर सेट है ना के नाम से अपन इसको सारे जानते हैं। तो अभी जैसे फॉर्म्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं, सभी स्टूडेंट्स में काफ़ी एक्साइटमेंट भी है इस चीज़ को लेकर के, और होना भी चाहिए कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में अपने पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो अपन को इसका पूरा फ़ायदा उठाना भी है। तो देखो, इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में करेंगे। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है कि अभी जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे वो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। जैसे आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों ने पहले सेट का एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है, हालांकि नेट का एग्ज़ामिनेशन आपने दिया होगा। तो नेट का जो CSIR का पैटर्न होता है वो बिल्कुल से अलग होता है, और राजस्थान सेट का जो पैटर्न है वो बिल्कुल से अलग है। तो पैटर्न में भी डिफरेंस है और लेवल में भी डिफरेंस है। ठीक है ना, क्वेश्चंस के लेवल में भी बहुत डिफरेंस है। मार्किंग का जो लेवल है उसमें भी डिफरेंस है कि CSIR में नेगेटिव मार्किंग भी है, और क्वेश्चंस के वेटेज भी मार्किंग वाइज 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होते ही हमारे दिमाग के अंदर बहुत अच्छा सा मैसेज जाता है कि चलो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये जो बातें हैं जिनको कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ये सेट के एग्ज़ामिनेशन को आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बना देती हैं। एक तो काफ़ी टाइम के बाद में हो रहा है, तो ये आपका गुड लक है भाई कि आप इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटी आ रखी है। और फिर फाइनली जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बहुत अच्छी तरह जूझना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे एलिमिनेट हैं। तो जैसे UGC नेट के स्टूडेंट्स को ये सहूलियत रहती है, अपन को नहीं रहती है CSIR के अंदर। तो अब यहाँ पे एक प्रकार का गिफ्ट हमारे पास आ गया है, तो हमें इस चीज़ को प्रॉपरली पूरा एनालाइज करना है और प्रॉपर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सारी बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ताकि ऐसा भी है कि अभी तो मान लो कि एग्ज़ाम हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का कोई भरोसा भी नहीं है। कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कंडक्ट हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, और ऐसा कोई गारंटी राजस्थान गवर्नमेंट आपको देने वाला भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही मौका आ रखा है और इसी मौके का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो हमें इसके रिगार्डिंग पूरा एक अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है ना, उस बेस्ट लेवल पे आपको जाना है। ठीक है। देखिए, अगर थोड़ा सा अपन बात करें कि एक्सपीरियंसेस वगैरह की, तो आप लोगों के लिए पहला चांस होने वाला है, और हमें एक करेक्ट जो प्लानिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि UGC नेट के थ्रू जो एग्जामिनेशन जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्ट्रीम्स में बच्चे देते हैं, तो उनको तो पैटर्न का पता रहता है, अपन को पैटर्न का पता नहीं है क्योंकि अपन उस पैटर्न में नहीं जाते। तो पैटर्न को लेकर के जो भी डाउट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, और फिर एग्जैक्टली हमें इसमें क्या रखना है, कैसे प्लानिंग करनी है। टाइम लिमिटेशन आपके पास आ रखा है कि ऑलरेडी बता रखा है कि ये 19 जो मार्च है उसको एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो सब्जेक्ट के एंगल से बात की जाए और टाइम के एंगल से बात की जाए, और सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पे जनरल पेपर भी होना होता है उसकी बात की जाए, तो चीज़ें अपॉर्चुनिटी के रूप में तो आई हैं लेकिन टाइम लिमिटेशन के साथ में आई हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे हर स्टूडेंट्स को इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा मिले। तो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए हमने ये नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो CSIR नेट का जो रेगुलर पैटर्न है वो लास्ट ईयर से हमारा चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं, सेटिस्फाई हैं, हमें प्राउड है इस चीज़ का।
तो हम चाहते हैं कि सेम चीज़ हम सेट में भी रिपीट करें, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नो डाउट एक्सपेक्टेशन हमारा यही होगा कि हमसे जो भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उसका सेट होना ही चाहिए। और फिर बात सेट तक नहीं जाती है, सेट के बाद में भी आपके पास फर्दर और गोल्स आने वाले हैं। कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम आरपीएससी कराने वाला है, और आप लोग जानते हैं आपके माइंड के अंदर वो चीज़ है भी। तो एग्जैक्टली हमारा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोग्राम लगभग तय है, और आप लोगों को उसी के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये सारे अचीवमेंट लेने हैं, और आगे इसी साल के अंदर ना 2023 के अंदर ऑलमोस्ट आपके सारे टारगेट कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, कि द बेस्ट टाइम है आपका और द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हुई है। बस आपके एफर्ट्स बहुत शानदार होने चाहिए और इतने अच्छे होने चाहिए कि हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा लें। देखिए कि इस प्रोग्राम को लेकर के जैसे कि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जैसे कि सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेट होगा। सेट में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी हम बात करेंगे। तो सेट का जो एग्ज़ामिनेशन है उसके दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। दो पेपर यहाँ पे होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर जनरल जो टॉपिक्स हैं, रीजनिंग, रिसर्च, टीचिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है, एनवायरमेंटल साइंसेज के कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हैं। इंडियन सिनेरियो के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि नेट और सेट इनसे आप लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, तो हायर एजुकेशन का सिनेरियो क्या है ना, वो सारा इसमें डला हुआ है। तो पेपर फर्स्ट एक अलग चीज़ है, पेपर सेकंड कम्प्लीटली सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट कवर करना होता है। तो हमारा ये प्रोग्राम स्पेसिकली जो पेपर नंबर 1 है, जो कि आपने जो विज्ञप्ति है उसको देखा होगा, और विज्ञप्ति में उन्होंने साफ बता रखा है कि पेपर फेस्ट का जो सिलेबस होगा वो यूजीसी नेट का जो फेस्ट पेपर होता है वही होगा। यानी कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ामिनेशन लगता है वहाँ पे जो पेपर फेस्ट है वो पेपर फेस्ट एग्जैक्टली सेम वो का वो सिलेबस आपको यहाँ पे सेट के पेपर फेस्ट में फॉलो करना है, ठीक है। तो आप स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने यूनिट वाइज जो क्लासेस बताई हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये क्लासेस रहने वाली हैं। तो ये सारी यूनिट्स एक्चुअल में पेपर फेस्ट का सिलेबस है। पेपर फेस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग पहला पार्ट इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड से है, फिर कॉम्प्रहेंसिव जो पैसेज होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज आते हैं, पैसेज जैसे आपने बाकी क्लासेस में किए। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इजी होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से तैयारी करके उसको कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर सिलेबस में। लॉजिकल रीजनिंग है ना, जो तर्क शक्ति होती है, लॉजिक्स है ना, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको कोई डाटा दिया जाता है, आपको उसको यूज़ करके उसमें से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किस प्रकार के निष्कर्ष निकाल सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन है। इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी, आईसीटी इसमें सिलेबस का पार्ट है। और एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट और पब्लिक रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का, है ना, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है मेनली, जैसे कि बीएससी, एमएससी और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के अंदर एनवायरनमेंट साइंस को कंपलसरी किया है। तो एनवायरनमेंट के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक जो इश्यूज हैं, वो इसके अंदर डले हुए हैं। और एक पार्ट इसमें डला हुआ है हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे पास आ रहे हैं, दिस इज़ द 10 बुलेट्स हमारे पास हैं, कि इस टोटल सिलेबस को 10 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और ये जो हमारा पेपर रहेगा, जिसमें कि ये जनरल पेपर या पेपर फेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, इसको कवर करना कंपलसरी है। क्योंकि मेन इशू हमारा यहाँ पे इसलिए आ जाता है क्योंकि सीएसआईआर के पेपर में तो क्या होता है कि पेपर फेस्ट में आप अटैम्प्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आपको ये अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे पास होना कंपलसरी होता है। आपका जो पेपर रहेगा, इस पेपर में आपको कंपलसरी है कि ये पेपर आपका क्लियर होना पड़ेगा।
तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर फर्स्ट क्लियर नहीं होता है और पेपर सेकंड मान लीजिए कि क्लियर हो जाता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे 45% जो मार्किंग है वो आपकी आनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो चीज़ तो दोनों पेपर में अलाउड है, लेकिन पेपर में एटलीस्ट 45% मार्क्स आने ज़रूरी हैं। तो ये एक हमारे लिए इश्यू बन जाता है कि हम इस पेपर को ऐसे लेफ्ट नहीं कर सकते, और इस पेपर के बिहाफ के ऊपर हम चाहते भी नहीं कि हमारा सिलेक्शन इसमें ना हो और हम इस अचीवमेंट से रह जाएं। तो पेपर फेस्ट को कवर करना इसलिए कंपलसरी हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सी एस आई आपका जो यूजीसी नेट है उसका रेगुलर पैटर्न है, उसमें एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले यहाँ पे अपीयर होते ही हैं, और वो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रेगुलरली तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रखी है कि राजस्थान लेवल के ऊपर ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला तो हमारे पास यही आता है कि हम पेपर फेस्ट को अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारे पेपर फेस्ट के अंदर क्या क्या डला हुआ है, कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो प्लानिंग है कि हम अपने स्टडी को कैसे प्लान करें, वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर रहेंगी। तो हमने इसी चीज़ को लेकर के ये प्रॉपर जो कोर्स है उसको लॉन्च किया है, यूजीसी नेट और सेट के नाम से, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि साइंस ग्रुप से बाहर के हैं, है ना, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट का, और सेट तो सभी देंगे और सभी को पेपर फर्स्ट क्लियर करना है, तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। राइट, तो पेपर फेस्ट को एक ईजीएस्ट वे में ना, एक बहुत ही सरल तरीके से आप लोग समझ पाएँ और एटलीस्ट यहाँ से एक अच्छा स्कोर आप निकाल के अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर कर सकें, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जुड़ेंगे उन सबको यहाँ से डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें हमारे पैटर्न की बात करें तो रेगुलर क्लासेज हमारी जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। क्लासेस के साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ये होता है कि क्वेश्चन को हैंडल करना टॉपिक को पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई बार हो जाता है। तो क्वेश्चंस हमारे पास जो भी अवेलेबल हैं, लास्ट पेपर्स के हों या यूजीसी नेट के हों या हमारे सेट के हों, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो रेगुलर क्लासेज हैं, क्वेश्चंस रहेंगे और टेस्ट जो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर्स रहेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो प्लानिंग है वो इसी प्रकार से हमने की है कि जो थोड़े से सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने इसको टारगेट बनाया है, नो डाउट सभी बनाएंगे और सभी को बनाना भी चाहिए, तो इस टारगेट का बेस्ट जो फ़ायदा है वो आप यहाँ से रेगुलर क्लासेस, क्वेश्चंस और टेस्ट इनके थ्रू उठा पाएंगे। तो ये तो हमने एक इंट्रोडक्टरी बात की कि हमारा जो पार्ट है वो किस प्रकार से रहने वाला है। ओके, एक सेकंड। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस और पैटर्न ना, ये बिल्कुल से आर सेट का और यूजीसी नेट का सेम रहने वाला है। देखो बिल्कुल साफ साफ बता रखा कि यहाँ पे 2 पेपर्स होने वाले हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। तो एमसीक्यूज आने वाले हैं और देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, है ना। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक साथ ही होंगे, 3 घंटे का एक ही एग्ज़ाम होता है और 2 अलग अलग एग्ज़ाम नहीं है ना। कंफ्यूज मत होना आप लोग। आपकी एंट्री 3 घंटे बाद आपका एग्जिट, यानी कि 3 घंटे रेगुलर आपकी एग्ज़ाम चलने वाली है एंड 3 आवर्स के अंदर ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट मार्क पार्ट है वो 100 मार्क्स को कैरी करेगा और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और पेपर नंबर सेकंड जो कि सब्जेक्ट का है, वहाँ से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, ये 2 नंबर के हैं, तो ये 200 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि जितना सब्जेक्ट है उसका आधा आपके पास ये जनरल पेपर है। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, है ना। नेट की तरह CSIR नेट की तरह में अभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू को देखें तो देखो जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट में, इंटेंट टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, इट विल प्राइमरली बी डिज़ाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, जो हम अभी बात कर रहे थे वो सारा का सारा ये यहाँ पे डला हुआ है कि बेसिकली जो टारगेट है वो यही है कि कैंडिडेट जो नॉर्मल चीज़ें हैं
चाहे वो रीजनिंग जैसी हो या एप्टीट्यूड जैसी हो या रिसर्च से जुड़ा हुआ हो या कम्युनिकेशन की चीज़ें हो, वो कैसी वो डील कर पाता है ना, उसकी एबिलिटी को चेक करने वाले हैं लोग। ठीक है, बाकी जो सेकंड पेपर है वो टोटल सब्जेक्ट का, देखो सब्जेक्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया ये उसका रहेगा भाई। तो सब्जेक्ट में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी है, और सब्जेक्ट को लेकर के आपकी प्रिपरेशन एक बेस्ट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे 200 मार्क्स को कैरी कर रहा है ना। ठीक है। ठीक है, मीडियम को लेकर के भी आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। मीडियम देखो वहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी का ही रहता है, और नो डाउट राजस्थान सेट के अंदर भी ऐसा ही रहने वाला है कि आर सेट का पेपर है वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज मोड के अंदर ही मिलने वाला है। तो आप लोग कोशिश करना कि इंग्लिश वर्जन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस की बातें आती है, एग्ज़ाम के बाद की बातें होती हैं, तो पेपर में भी साफ लिखा आता है कि इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आता है, कोई भी ऐसा कोर्ट इशू बनता है। तो अवेलेबिलिटी तो है वहाँ पे, हिंदी का पैटर्न भी मिलेगा आपको और सेम क्वेश्चन इंग्लिश में भी मिलेगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मार्किंग स्कीम को यहाँ पे दोबारा से बताया गया, वही चीज़ें हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, 2 मार्क्स हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। जो चीज़ आप लोगों को सबसे अच्छी लग रही होगी, जो पसंद आ रही होगी, वो यही है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कोई इशू नहीं है, और अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है, अनअटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होते हैं उसके अंदर कई बार आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हो, तो जो क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया उस पर ये कोई मार्क्स नहीं देगा ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें रही। और ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी आप देख सकते हो कि कौन इसके लिए एलिजिबल है ना। सेम चीज़ें फॉलो होने वाली हैं, रूल्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली पूरा का पूरा सेम यूजीसी नेट को यहाँ अडॉप्ट किया गया है ना, तो सेम चीज़ें रहने वाली हैं। देखो जो जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, हु हैज़ सेक्यूर्ड एटलीस्ट 55% इन मास्टर्स डिग्री, ठीक है, तो वो 55 जनरल कैटेगरी अनरिजर्व इनके लिए रहेगा। ठीक है, और ये सब आगे भी आपको बता रखा है। और अपेंडिक्स 4 जो है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इन चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब्स से हैं, उनके लिए 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 55%, एंड ये पीजी का परसेंटेज है, तो आपके एमएससी एमए के जो परसेंटेज है ना वो यहाँ पे मैटर करेंगे। और ये था कि कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग, जिनका अभी एमएससी और एमए अभी चल रहा है ना, एमए और एमएससी जिनका अभी रनिंग में है वो परस्यूइंग में आते हैं। तो जिनका भी रनिंग है देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर में जो आ रखे हैं, फाइनल ईयर भी ले सकते हैं या जो 4th सेमेस्टर होता है, क्योंकि कुछ जगह पे सेमेस्टर सिस्टम लागू होता है, तो आपका अगर फाइनल ईयर है, अगर एनुअल प्रोग्राम है, तब तो आपका फाइनल ईयर होगा, अदरवाइज आपका लास्ट सेमेस्टर होता है। एंड दोज हु रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड एंड कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे ऑल्सो बी अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात हो गई है कि जो एमएससी और एमए फाइनल ईयर में अपीयर्ड हैं वो इसके लिए रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर एलिजिबल है। और ओबियसली ये वेटेज हमेशा ही स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि उनको ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तो यूजीसी नेट का सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे जेआरएफ वगैरह का मेंशन है, लेकिन सेट में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, सेट में आपको कोई जेआरएफ नहीं मिलने वाली। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि भाई एलिजिबिलिटी है, राजस्थान के अंदर अंदर आप कॉलेज एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन राजस्थान से बाहर नहीं है। और यहाँ पे आप चाहे कितने अच्छे मार्क्स ले आएंगे, आपको जेआरएफ नहीं मिलने वाली। जेआरएफ तो आपको नेट में और जो सीएसआईआर नेट है या सिंपल यूजीसी नेट है उनमें ही मिलता है भाई। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाउनलोड करें, बहुत आराम से आप इनको देखें और इनको फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान का जो रेफरेंस है उसमें हम रहेंगे कि जो आरसेट का मैटर है वो यहाँ पे है हमने पास, कि इस बार जो राजस्थान सेट की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी जो बांसवाड़ा के अंदर है, जीजीटीयू यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से भी राजस्थान के अंदर ये फेमस है, तो वहाँ से ये कंडक्ट हो रही है। और
एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर जो आपका रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन जो राजस्थान जो एसएसओ पोर्टल है उसके थ्रू चालू भी हो गए ना, कि जो आपकी एसएसओ आईडी है उस आईडी से ये फॉर्म भरा जाएगा। जैसे आरपीएससी के फॉर्म्स भरे जाते हैं ना एसएसओ आईडी से, वैसे ही सेम अब इस साइट पे जाएंगे तो साइट पे जाने के बाद में साइट आपको रीडायरेक्ट कर देगी और वहाँ से आपको एसएसओ से लॉगिन करना पड़ेगा और एसएसओ से लॉगिन करके आप वहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप लोगों से मान रखे हैं। ठीक है, और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो सेट की होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बता रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाला है। तो जैसे केमिस्ट्री है ना, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर भी बच्चे जो कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, ऐसे सिंपल इंग्लिशेज हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज। ठीक है ना, एनवायरमेंटल साइंसेज, और जैसे कि जैसे बॉटनी जूलॉजी के बच्चे जो एमएससी एनवायरमेंट पेपर पढ़ते हैं वो अलग चीज़ होती है। ये टोटली एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज अलग चीज़ होती है। जैसे ज्योग्राफी वाले हैं, हिंदी वाले हैं, या फिजिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, फिलोसफी, म्यूजिक्स, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स डले हुए हैं। और जो लाइफ साइंसेज है, बॉटनी जूलॉजी वाले, वो यहाँ पे सेम जो पैटर्न सीएसआईआर का फॉलो होता है ना, वो ही यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन राजस्थान में रन होते हैं, सबके लिए जो सेट के एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो रही है। और ये सारे वही सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आरपीएससी के थ्रू कॉलेज लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो आता है। तो राजस्थान का जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है, उस कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में जिन सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर सेट कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि राजस्थान में सेट का मतलब है सेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान के कॉलेज एजुकेशन के लिए पात्र हो जाएंगे। तो राजस्थान के कॉलेज एजुकेशन में जो सब्जेक्ट चलते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस टेबलाइज फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपका जो भी कंसर्निंग सब्जेक्ट है आप उसमें फाइंड आउट कर लेना, उसके कोड वगैरह इसमें दिए हुए हैं जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय जरूरी रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी है कि सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूजीसी वेबसाइट, कि सिलेबस को लेकर के अलग से इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। सिलेबस और पैटर्न सारा का सारा इन्होंने यूजीसी का अडॉप्ट किया है। तो चीज़ें वो की वो रहनी। यहाँ पे आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह बताई हुई हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह जो हैं आपके वो अभी स्टार्ट हैं, रनिंग में हैं, और 11 फेब तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों ने नोट कर लिया है और नो डाउट आप इसके लिए प्रिपेयर हो ही रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो रखी हैं, कुछ भी चीज़ पीछे नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये साइट वगैरह बता रखी है, जहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और एसएसओ के थ्रू आपको ये फिलअप करना है। तो ये तो एक प्रोसीजर की बात हो गई कि एग्जैक्टली आपका जो भी सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, ये सारी बातें हमारी। ये हमारा पेपर फेस्ट का सिलेबस है, पेपर फेस्ट को लेकर के, जहाँ से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, इसे आप जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, मेनली फोकस इसी चीज़ पे है। और कोड इसका 00 दिया हुआ है, सब्जेक्ट वालों के डिफरेंट। ये कोड आपके यूजीसी के कोड हैं, यहाँ सेट में ये कोड नहीं रहेंगे। वो आप सेलेक्ट आउट करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे अपने आप से हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगर आप इसकी बात करते हैं तो पेपर फेस्ट का डिटेल सिलेबस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यूनिट फेस्ट की बात करें आप तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड इन्होंने डाला है, जिसमें टीचिंग से क्या क्या कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग जिसमें कि मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टीचिंग के लिए, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ना स्टूडेंट्स के एंगल से, है ना, एडोलसेंट्स जो युवा होते हैं उनको लेकर के, अडल्ट लर्नर्स हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव,
और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, लर्नर्स को लेकर के कि आप जिनको पढ़ाना चाहते हैं उनको लेकर के जो वेरिएशंस है उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट वाइज हैं टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। ऐसे ही टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं टीचर लेवल पे, लर्नर, सपोर्टिंग मटेरियल्स है, इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज़ हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस के क्या रोल हो सकते हैं। ऐसे ही मेथड्स हैं टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स हैं, स्वयं योजना क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है ना। ये जो अभी जो कोरोना के बाद में जो काफ़ी सारा मूक वगैरह बढ़ा है, तो मैसिव ऑनलाइन जो कोर्सेज क्रिएट हुए हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सिलेबस वाइज देखें तो ऐसे इसके अंदर टीचिंग को सपोर्ट करने वाले सिस्टम्स ट्रेडिशनल थे, मॉडर्न हैं, अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स आ गए हैं, वो सब क्या है। इवेल्युएशन सिस्टम्स के एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की जांच कैसे होती है, या मतलब जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी टीचिंग है, उसका इवेल्युएशन कैसे होता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप लोग जिस सिस्टम के लिए जा रहे हो उसके बारे में जानते हो, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या है, इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम्स क्या है, नए नए और आइडियाज़ क्या आ रहे हैं सिस्टम के अंदर। ऐसे ही रिसर्च से जुड़ा हुआ सेक्शन है जिसको कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से लेंगे। यहाँ पे देखो मीनिंग रिसर्च के टाइप्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है हो सकती है। रिसर्च के मेथड्स में एक्सपेरिमेंटल, डेस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हो सकती हैं, थीसिस आर्टिकल राइटिंग कैसे होती है, उसके फॉर्मेट क्या होते हैं, रेफरेंसेस की स्टाइलिंग, ये रिसर्च से जुड़ा हुआ सेक्शन है। जैसे कि पीजी के अंदर स्टूडेंट्स डेजर्टेशन वगैरह पे काम करते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर तो बहुत सारी जगह पे नहीं होता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा कम पता होती है। तो जैसे एमफिल करते हैं, जो पीएचडी करते हैं, उनको तो पता होती है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। ऐसे ही रिसर्च में आईसीटी का क्या रोल है, रिसर्च के एथिक्स क्या हैं, तो ये एक रिसर्च का सेक्शन उन्होंने डाला है जो कि बेसिक बातें होंगी, सारी बातें बेसिक्स हैं, और ओवरव्यू सा रहता है कि हाँ एग्जैक्टली आपको चीज़ें पता हो, और एक जो एक एडिक्वेट सा नॉलेज होता है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए, जो बच्चा सेट कर रहा हो, जो क्वालिफाई करके कॉलेज लेक्चरशिप में आना चाहता है, उसको इतना पता तो होना ही चाहिए। ऐसे अगले यूनिट के अंदर कॉम्प्रहेंसिव जो पैसेज हैं वो दिए हुए हैं। तो एक पैसेज जो कोई भी टॉपिक के ऊपर जैसे कि मिलता ही है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शंस क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर पूछे जाएंगे और उनको आपको आंसर करना होता है। तो पैसेज तो एक सिंपल सा स्किल होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली कम्युनिकेशन का मैटर है ना, मीनिंग, टाइप, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इनके जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब रहेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में दिक्कतें क्या आ सकती हैं, बैरियर्स क्या हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन और सोसाइटी लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशंस हैं वो कौन सी टेक्निक्स वगैरह हैं, कौन से टूल्स हैं, क्या सिस्टम्स हैं, वो सब रहेगा। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का है ना, जिसको कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स में तैयार करते हैं। टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, नंबर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, लेटर सीरीज से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, कोड से जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, फ्रैक्शन हो, टाइम हो, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, है ना, ये मैथमेटिकल सेक्शन है। तो इन चीज़ों को आप कवर करेंगे यहाँ पे ना, इन चीज़ों को सीखना आपको कि छोटी छोटी बातें हैं, कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, कुछ तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, वो डेवलप करने हैं। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि जो भी आपको कथन दिए जाते हैं उनको समझना, उनका मैसेज क्या है, उनको इंटरप्रिटेट करना, आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरीज, प्रपोजिशंस है, मूड एंड फिगर्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलिसेज हैं, लैंग्वेज के यूज हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, डिनोसेंस हैं टर्म्स के, और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस वगैरह, ये लॉजिकल रीजनिंग से जुड़े हुए इश्यूज रहेंगे सारे के सारे। इवेलुएटिंग से जुड़े हुए सिस्टम्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग वगैरह, एनालॉगीज हैं जो आपस में मिलती जुलती सीरीज होती हैं, एनालॉगीज, वैन डायग्राम्स हैं, है ना, इंडियन लॉजिकल मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो रहने वाली हैं, ये सब
है ना, ये सारे के सारे सिस्टम्स हमारे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर काउंट रहेंगे। तो सिंपल जैसे बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हम इन चीज़ों को तैयार करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इनको तैयार करेंगे। एंड दिस इज़ द यूनिट नंबर 7, जहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको डाटा के रूप में प्रोवाइड होते हैं ना, उसको निष्कर्ष लेवल तक लेकर के जाना। तो सोर्सेज डाटा के, डाटा को ग्रहण करना है, क्लासिफिकेशन है डाटा का, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, ऐसे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा, फिर उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे बार ग्राफ्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स हैं, टेबल चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं ना, मैपिंग वगैरह कैसे करते हैं, डाटा से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, डाटा और गवर्नेंस वगैरह के सिस्टम्स क्या हैं। तो ये डाटा साइंस से जुड़ा हुआ, डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ सेक्शन है। एक सेक्शन आपके पास कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, एक्चुअल में कंप्यूटर का यूज है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। तो जनरल एब्रीवेशन टर्म्स, ये कंप्यूटर साइंस और आईसीटी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं, जो संक्षिप्त फॉर्म होते हैं ना कि कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़े हुए बेसिक चीज़ें हैं। इंट्रानेट जो होता है, ईमेल सिस्टम्स हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं हायर एजुकेशन के अंदर और नया क्या कर सकते हैं, आईसीटी और गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। तो जो टेक्निकल यूटिलिटी है ना, जो कंप्यूटर साइंस का और इंटरनेट का जो यूटिलिटी है, वो सेक्शन इसके अंदर है। एक सेक्शन यहाँ पे एनवायरनमेंट को लेकर के है, एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इम्पैक्ट क्या है वातावरण के ऊपर, है ना, लोकल रीजनल ग्लोबल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन टाइप्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस वगैरह हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो कि सभी को आना चाहिए, वो चीज़ें इसमें डली हुई हैं, जो कि बहुत सुपरफिशियल लेवल के होते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो कुछ डिजीजेज हैं पॉल्यूशन से होने वाले डिजीज, वो रहेंगी। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, एनर्जी को लेकर के सोलर, विंड, ये सारे के सारे जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। नेचुरल हैजार्ड्स हैं, डिजास्टर्स हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं, उनसे निपटने के कौन से तरीके अपनाए जाते हैं ना, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ऐसे ही कुछ लीगल पॉइंट्स है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, नेशनल एक्शन प्लान क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, जो कि कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स है, रियो समिट है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कन्वेंशंस हैं, क्योटो प्रोटोकॉल्स, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पूरा ग्लोब है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके एनवायरमेंटल वेलफेयर के लिए जो सारा कुछ रहता है कोलैबोरेशन इंटरनेशनल लेवल का, वो सारी चीज़ें इसमें डली है। एंड फाइनली इसमें डाला हुआ है कि हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडियन सिनेरियो के अंदर ना, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के बातें रहेंगी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जिसमें कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन समय में क्या शिक्षा की पद्धतियाँ थी, वो सब, और आज टीचिंग लर्निंग हायर एजुकेशन में कहाँ तक पहुँच गया, वो सारा है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो देश के आज़ाद होने के बाद हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से मेगा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं ना, ये सारे रिसर्च स्टेशंस हैं। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, प्रोफेशनल टीचिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशंस क्या है, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिसीज़ क्या है हायर एजुकेशन को लेकर के, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई 2020, वो सारी चीज़ें हैं, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो लेटेस्ट जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो यूनिट नंबर 10 को बनाता है। तो ये 10 यूनिट्स यहाँ पे डली हुई हैं, आप लोगों ने इनको देखा तो थोड़ा सा फ्रेम बना होगा कि चीज़ें वो हैं जो यूटिलिटी रखते हैं, कि एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि जो सेट को क्रैक करेगा या जो एलिजिबल हो रहा है, क्वालिफाइंग जो कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट ये सारा कवर होना चाहिए, उसको इतना आना चाहिए, और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर कवर करें। देखो 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स है ना, आपके पास 10 यूनिट्स बनाई हुई हैं और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके 100 मार्क्स यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे। तो ईच यूनिट विल कैरी 5 क्वेश्चन है ना, 10 यूनिट है तो एक यूनिट से आपके पास 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल ये 100 मार्क्स के लिए पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये तो विजुअली हैंडीकैप वगैरह लोग हैं उनके लिए इश्यू, बट आपको यहाँ तक था कि 10 यूनिट्स में क्या है, और 10 यूनिट्स से आपको टोटल एक यूनिट से 5 क्वेश्चन के बिल्कुल फिक्स पैटर्न से यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आपको हर यूनिट से 5 क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में सेट जो 13-14 का रहा है, ये उसका पेपर फेस्ट है। पेपर फेस्ट, तो एक बार हम इसका ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का रहता है, कितनी क्या उसमें लेवल है डिफ़िकल्टी वगैरह का, थोड़ा सा उसमें आइडिया लग सकता है अपन को। देखो यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी डली हुई है कि 60 क्वेश्चंस पेपर में है और 60 में से आपको कोई 50 करना है। तो 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने को मिलते हैं, तो इंटरनल चॉइस आपके पास आ जाएगी। तो 60 का मतलब ये हो गया कि हर यूनिट से आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 करने हैं। सभी इक्वल मार्क के हैं, ओनली 1 आंसर विल बी गिवन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। इस पेपर को आप साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिल्स बायो पॉइंट, वहाँ पे भी ये कंटेंट में डला हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा व्यू अप कर सकते हैं कि जैसे कि लेवल क्या रहता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हल्का सा जैसे आप लोगों के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट होगा ये ना, कि आपको पहली बार ऐसा एग्ज़ाम देना है और पहली बार में ही आपको इसमें सिलेक्शन भी चाहिए, और उसके बाद में फिर आगे टारगेट आ रहा है तो उस पर जाना है। तो हम इस मिस नहीं कर सकते इसको। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ना, पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना है, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना है, छात्रों को चिंतन शक्ति का विकास करना है, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना है, राइट। तो कितना बेसिक सा लेवल होता है ना, कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन को करने के लिए ऑलमोस्ट आपका एक जो लेवल होता है जो आपके पास हमेशा ही होता है, या आप इस लेवल की स्टडी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही होता है। तो आई थिंक आप में से कोई भी आंसर दे सकता है इसका, तो दे सकते हैं ना आप लोग, कोई भी दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, थर्ड ऑप्शन है ना। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ना, कि मेनली फोकस किस चीज़ पे है, कि जो बच्चे हैं वो रियल में जो उनका थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो डेवलप होनी चाहिए। कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बच्चे वो चिंतनशील बने, उनका माइंड खुद सोचे और उनके माइंड में खुद चीज़ें प्रोसेस करें, वो सोचने के काबिल बने। तो है ना, अपन अपने आप को कहाँ कन्वीनियंट पाते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे टफनेस नहीं है ना, एक ऐसे कि हाँ काफ़ी एक सो लेवल है कि ज़्यादा कोई इश्यू वाली बातें नहीं है, बहुत आराम से आप इन चीज़ों पे जा सकते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन है, आप अपनी आजीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहते हैं, क्यों चुनना चाहते हैं, टीचिंग में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये व्यवसाय सम्मानजनक एवं चुनौतीपूर्ण है ना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होते हैं, पढ़ाया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो ठीक, ये है क्या, इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है और खाली समय ज़्यादा मिलता है। तो देख सकते हो कि क्या करना आपको। यू कैन इमेजिन कि कितना सिंपल है हमारे लिए, कि बहुत आराम से अपन यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे आप फर्दर एक क्वेश्चन को और देखें यहाँ पे, कि प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग जो होती है, कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव हो, बच्चे उसको बहुत आराम से समझें, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो। तो कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है ना, विषय वस्तु की जानकारी होना जरूरी है, शिक्षक को कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है, और सभी विषयों का अच्छा ज्ञान होना ये जरूरी नहीं है। भाई कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है तो उसको कहाँ जरूरी है कि उसको कॉमर्स भी आनी चाहिए, उतनी अच्छी, कोई जरूरी नहीं है ना। कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है तो उसको कहाँ जरूरी है कि उसको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए। तो सभी विषयों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है।
जो पढ़ा रहा है उसका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसका ज्ञान उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कक्षा कक्ष जो है कि क्लासरूम जो है वो अच्छे से व्यवस्थित हो, शिक्षण विधि क्या है वहाँ पे पढ़ाने की, शिक्षण विधियाँ आपको क्या यूज़ करनी है उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसका खुद का काम क्या है वो बहुत अच्छे से उसको आना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो पेरिफेरी इश्यूज हैं वो सारे उसके बहुत अच्छे होने चाहिए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट को उसको डील ही नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट उसको पढ़ाने ही नहीं है, तो उनके लिए उसको प्रभावी शिक्षण की जरूरत नहीं है ना, राइट। तो हमारे लिए ये चीज़ें कितना वो ईजीनेस सा फील करा सकते हैं कि अच्छा, ऐसा लग सकता है कि हाँ चलो कितना आराम से ये पेपर आया हुआ है, तो नो डाउट आगे भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला होगा, पेपर में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है कुछ आ सकता है। देखो इन चीज़ों को आप ले सकते हैं ना कि नॉलेज की सर्च कहाँ है ना, ज्ञान की खोज की जाती है ना, बुक्स वगैरह को पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको नॉलेज गेन होता है। और जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका कार्य क्षेत्र है ना, टीचिंग आपका कार्य क्षेत्र है, तो वहाँ से भी आप सीखते हैं, टीचिंग कराते कराते भी सीखते हैं, लैब में भी आप सीखते ही हैं। तो ये तो वैसे पैट एरिया सा ही हो जाता है कि जहाँ पे उपरोक्त सभी आता है तो वहाँ तो ऑलमोस्ट चांसेस होते ही हैं इन चीज़ों के। तो हमारा इससे पेपर को रिव्यू करने का मतलब ये है कि हम ऐसे देख लें कि एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट है उस टारगेट का लेवल कहाँ तक है और हमें उसमें कितनी दिक्कत महसूस हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला इश्यू नहीं है, और बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक सी बातें पूछी जाती हैं, और थोड़ा सा आप कॉन्शियस हैं, थोड़ा सा दिमाग आप कंसंट्रेट करके सोच सकते हो, तो हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे ये कॉम्प्रहेंसिव पैसेज दिया हुआ है, क्योंकि जो कॉम्प्रहेंसिव है वो हमारे यूनिट में डला हुआ है, तो पैसेज आते हैं। तो ये एक छोटा सा पैसेज आपको दिया हुआ है ना। एज एन इंडियन आई एम प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ द कल्चर विच हैज़ डीप रूटेड फैमिली वैल्यूज़, है ना। तो हमारी जो कल्चर है उसमें हमारे परिवारों के अंदर कितनी गहराई तक ये हमारे कल्चर्स जुड़े हुए हैं। वी हैव ट्रिमेंडस लॉयल्टी टू फैमिली, कि हमारी फैमिली के प्रति काफ़ी अच्छी लॉयल्टी होती है। पेरेंट्स मेक एनर्मस सेक्रीफाइसेज फॉर देयर चिल्ड्रन, है ना, वो कितने सारे त्याग करते हैं पेरेंट्स हमारे लिए। दे सपोर्ट देम अनटिल दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, जब तक बच्चे खड़े नहीं हो जाते वो उनकी हर हाल में मदद करते हैं। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन कंसिडर इट देयर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एज पेरेंट्स, तो फिर आगे जाके बच्चे भी अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। वी बिलीव इन द सेइंग मदर इज गॉडेस, कि माँ ही भगवान है, एंड फादर इज गॉड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एनकरेज, कि हम उनको बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एंड मेड सेक्रीफाइसेज फॉर ईच अदर, एंड एल्डर ब्रदर और सिस्टर इज रेस्पेक्टेड बाय अदर सिबलिंग्स, हम बड़े जो भाई बहन होते हैं उनका छोटे वाले आदर करते हैं। ये इंडियन जो सिनेरियो है हमारी फैमिलीज के अंदर, जो कल्चरल एथिक्स हमारे अंदर हैं, हमारे संस्कारों में जो आ रखे हैं उन चीज़ों को लेकर के पैराग्राफ है। मैरिज इज हेल्ड टू बी ए sacred union. Husband and wife are expected to live together for lifelong. In joint family, the entire family works toward the welfare of the family, के सारे मिलकर के परिवार का और बेटरमेंट कैसे हो सकता है उसके लिए जॉइंट फैमिली में काम करते हैं। देयर इज़ नो सच सो मच लव एंड अफेक्शन इन आवर फैमिली लाइफ। तो मीन्स कि जैसे देखा जाए कि अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो वो किस लेवल की आ रही है ना। तो ये लेवल कुछ ऐसे लेवल हैं जो कि बेसिक लेवल में आते हैं, कि आपसे जो भी चीज़ें डील की जाएंगी वो वही होंगी जिनसे आपका सच में वास्ता होता है, और आप उन चीज़ों से कभी ना कभी किसी न किसी लेवल के ऊपर बिल्कुल कनेक्टेड हो, वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये देखो, ये था कि ये जो आपको पैसे दिया गया है इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है ना। तो मेन टॉपिक तो सामान्य मूल्य, पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध, विवाह प्रथा। तो ये है कि मेन चीज़ तो ये है यहाँ पे कि फैमिली के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं इसमें डली हुई है, हमारे संस्कारों में डली हुई है, वो हमारा मेन इसका फोकस एरिया था, राइट।
तो जैसे कि पेपर को देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं आता है और थोड़ा सा आपका लेवल ठीक है तो यू आर गुड हियर, है ना। तो ये कह रहा है कि परिवार के अच्छे के लिए कौन योगदान देता है ना, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर क्या होगा भाई, कोशिश करना ज़रा, आंसर क्या दे सकते हो आप। सर थर्ड वाला, समस्त परिवार। हाँ, सारे मिल के करते हैं ना, कि छोटे हैं बड़े हैं, एल्डर्स हैं यंगर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, सारे मिलकर वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो मीन्स से जैसे कि मान लो कि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के अंदर जो पैसे जाता है वो तो टफ हो सकता है, लेकिन यहाँ जो पैसे जाता है वो उतना टफ नहीं होगा, है ना। ये चीज़ आपको यहाँ से श्योर करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट ओरिएंटेड जो माइंड है ना हमारा, उसमें ये चीज़ें आ जाएं तो हमें लगे कि भाई चलो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये तो भाई मैथ के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है, तो बता सकते हैं, बता देगा ना, आप में से कोई ना कोई तो बता ही देगा। बता सकते हैं ना आप लोग, सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग्स हैं इन पे काम करने से क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, सच में उसका विकास होता है। कि आप एक लेवल के ऊपर जब इन चीज़ों को देखने लग जाते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट इन चीज़ों पे जाने लग जाते हैं, तो ओबियसली आप बाकी इनसे मिलती जुलती जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी आप बहुत आराम से जा सकते हैं। ऐसे मिसिंग नंबर्स वगैरह को लेकर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, पैटर्न्स को लेकर के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल जो पैटर्न्स हैं, ऐसे अल्फ़ाबेटिक पैटर्न्स के क्वेश्चन है, आपको टोटल ए बी सी डी से टोटल आपको इनके न्यूमेरिकल कि कहाँ कौन से नंबर पे आता है, उनको किस प्रकार से अरेंज किया गया। ये हल्की सी प्रैक्टिस के मैटर होते हैं सारे के सारे, और हल्का सा प्रैक्टिस करके आप इनको बहुत आराम से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ सिंपल बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे है ना, जैसे ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो सही क्या है। तो थर्ड ऑप्शन। हम्म। थर्ड ऑप्शन। देखो ये चीज़ होती है यहाँ पे, देखो आप ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो सेम ऐसा कैसा काम फॉलो हो रहा है वो देखना आपको। फोर्थ सर। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। रेसिस्टेंस को ओम में। फोर्थ होगा सर। तो ये और चीज़ें है ना, ये स्टेटमेंट्स वगैरह कंक्लूजन्स वगैरह हैं कि आपको जो कथन दिए जाते हैं उनसे निष्कर्ष निकालना। ये कुछ अल्फ़ाबेटिकली लेवल के हो सकते हैं। तो हर एक जो सेक्शन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ना, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ही हमें मिलने हैं, और बहुत ही सिंपल से सिंपल लेवल मान सकते हो कि इतना तो ऑलमोस्ट सभी को आ ही जाता है, थोड़ा सा तैयारी करके आप इन पे जा ही सकते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है ना। ये कुछ ग्राफ्स वगैरह के स्कैटर डायग्राम्स क्या होते हैं, ये कुछ पॉपुलेशन के साथ में काम करने के ना, डाटा के साथ में काम करना, डाटा डाटा वर्किंग है, डाटा दिया हुआ उसके ऊपर आपको काम करना है। तो काफ़ी बेसिक लेवल ही रहता है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे अब जो कोई आईसीटी जैसे कि ठीक है, कंप्यूटर साइंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवांस टॉपिक ही है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा वो नहीं है कि आईसीटी का मतलब क्या है। आप देख सकते हो कि आपसे क्या पूछ रहा है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये केवल एब्रीविएशन है, उसकी फुल फॉर्म ही तो है, और क्या है, राइट। तो चीज़ें बहुत ही सहज है, मतलब है ना। हमारी इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आज का यही था कि हमें ये पता लगे कि एक्चुअल में
हमें इस पे कितना कितना एम्फेसिस करना है ना, और हमें इसमें टफनेस कितनी मिल सकती है। तो मुश्किल से आप एक काम कर सकते हैं कि उसको 10% एक्स्ट्रा टफ मान लीजिए बस, क्योंकि आफ्टर 9 ईयर्स हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पेपर 10% और टफ लेवल कहाँ स्टैंड करता होगा क्वेश्चंस का, बस उतना सा रह सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टिपिकलनेस नहीं आने वाली है, और बहुत ही ज़बरदस्त ऐसा लेवल के बेस को कोई कर ही नहीं पाए, बहुत ही रेयरली कोई अटैम्प्ट कर पाए, ऐसी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। तो अब आप इन क्वेश्चन को देख के आराम से रह सकते हैं ना, कि जैसे ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि मरकरी से कौन सी डिजीज होती है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना, कि बहुत ही बेसिक लेवल है। तो ये हमारा एक रिव्यू जैसा रहा कि हमने पेपर को देखा, तो पेपर में आपको ज़्यादा इश्यूज नहीं आने वाले। 16 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आप जो अटैम्प्ट करने वाले हैं, वो मुझे लगता है कि जैसे कि आपको 45% नंबर इसमें लाने हैं, राइट, 45 नंबर आपको इसमें लाने हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आप कुछ भी ना पढ़ के जाएंगे तो भी कर देंगे। अगर जो एक अच्छे से लेवल के ऊपर कोई बच्चा स्टैंड कर रहा है, या थोड़ी बहुत उसने एक्स्ट्रा तैयारी कर रखी है, कुछ थोड़ा सा इस पर हल्का सा भी काम कर लेगा, तो वो इसको आराम से निकाल सकता है। और सब्जेक्ट के अंदर भी ज़्यादा टिपिकल लेवल नहीं होता है। सब्जेक्ट में तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, आरपीएससी की साइट के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। और बहुत ही आराम से इन चीज़ों को आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, है ना। पहला काम तो आपका सिलेबस का ही होता है। सिलेबस के बाद में एग्ज़ाम पैटर्न्स वगैरह की सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं। फिर लास्ट जो पेपर्स हैं आप लास्ट पेपर्स पे चले जाइए, लास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए और उनको देख लीजिए, और उनके जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगती है उनको आप टिक आउट करके रख लें, उन पर थोड़ा काम कर लें। तो लास्ट एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं सबको आप कवर कर लें, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो ये रेगुलर पैटर्न है जिसमें कि हम इन चीज़ों पे हमारे इस टॉपिक वाइज जाएंगे, तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जो CSIR सॉरी अपना जो UGC नेट का पैटर्न और जो यहाँ सेट का पेपर हो सकता है ना, उनके रिजेम्बलेंस को लेकर के कि भाई ऑलमोस्ट सेम सेम सा पैटर्न रहने वाला है। तो हम चाहेंगे कि एग्जैक्ट जो पैटर्न है उस पैटर्न को लेकर के ही हमारा तैयारी रहना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या टॉपिक के ऊपर रिलेवेंसी क्वेश्चंस की क्या रह सकती है, वो सब उसी लेवल के ऊपर मेंटेन करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज का हमारा क्लास केवल इंट्रोडक्टरी था, क्योंकि पीछे जो काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई तो उनको यही इश्यूज आ रहे थे, है ना। क्लैरिटी नहीं थी माइंड में, पूरा क्लियर नहीं था पिक्चर की क्या है कैसे है ना। तो ये अब ऑलमोस्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि एक सिंपल सा सिलेबस है, आप उसको एक बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल पे आपको नहीं जाना है, और बहुत ही सहज तरीके से आपको ये कवर करना है। टाइम जो है उस टाइम के रिगार्डिंग आप इसको थोड़ा जल्दी कवर करके रखें। पैरेलल आपको आपका सब्जेक्ट तैयार करना है, और सब्जेक्ट भी आपको ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप इसके अंदर जो मिनिमम स्कोर है वो निकाल सकें, और हमारा जो सिलेक्शन है वो आप इंश्योर करा सकें। तो आई होप आज की मीटिंग सक्सेसफुल रही होगी, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपका कोई और इश्यू हो तो आप मेरे को बता सकते हो, जिस पे आपको और कोई बात पूछनी हो मेरे से। हो सकता है कि बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, कोई आपकी बात दिमाग में आ रही हो। एनी इश्यू आपकी तरफ से भाई? नहीं है? ओके, तो हमारा जो रेगुलर क्लास का टाइम है वो यही रहेगा। कल भी हमारी क्लास यहीं से रहेगी। तो कल हम हमारा जो प्रॉपर सिलेबस है उसके रिगार्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो ईजीएस्ट है, जो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए, वहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे। तो बिल्कुल आप सेम जो हमारा लिंक है इसी लिंक से आप जुड़ेंगे, और आज की क्लास का रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब के ऊपर हम डाल देंगे। तो हमारा जो बिल्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा, तो आप दोबारा से इसको विजिट कर सकते हैं।
फर्दर आपके कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ भी डाल सकते हो, प्रॉपर पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को भाई। बहुत अच्छा सा मौका है आप लोगों के पास, और कोशिश करनी है मिलके कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और सेट को क्लियर करना है, और सेट के बाद में फिर अगला टारगेट आरपीएस से आ रहा है तो फिर उसके लिए तैयार करना है। राइट, ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओके, बाय बाय।